Hello everyone. A very good morning students. This is Deepa. Welcome to Learn Social Science. Students, I'm again here with the same chapter 1 Civics of class 8, that is the Indian Constitution. In my previous video, we have explained some topics. We have started from the story of football, in which we have discussed about the rules and regulation. If there will be no rule, then no game will be there. Okay, now we have discussed about what is constitution, that is a set of rules and basic laws or rules of our country organization. संविधान क्या है? And after that we have seen the why does a country need a constitution. We have discussed in a proper manner, and we find that a written document in which we find such rules is known as a constitution. And when we get rule how to govern the country or organization, that is known as constitution, right? Today we will discuss about the key features of Indian constitution. So let's start. Before starting this, I just want to tell you about the time period before national movement and what happened after it. Okay students, as we all know about the key features, that is federalism, parliamentary form of government, separation of powers, fundamental rights, and secularism. This much I have told you that these are the key features of Indian constitution, right students? So earlier what happened कि जैसे ही हमने 20th century जो थी उसमें कदम रखा, तो जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो धीरे धीरे मतलब ओल्ड होता जा रहा था, पुराना होता चला जा रहा था। और लोगों के बाद जो लोगों ने जो स्ट्रगल किया था, जो फाइट किया था लोगों ने, उसके लिए जो हमारे बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ये देखा था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कि उनको ज़बरदस्ती उन रूल्स रेगुलेशन को एक्सेप्ट करना पड़ता था जो वो कभी भी मानना नहीं चाहते थे, जो ब्रिटिशर्स ने उनको ऊपर मतलब थोप दिए थे, इम्पोज कर दिए थे वो रूल्स। तो उन लोगों ने सोचा कि आफ्टर दिस व्हेन वी आर हैविंग दिस पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंट्री, तो व्हाट शुड बी डन। तो उनका जो ये लॉन्ग एक्सपीरियंस था हमारा, कि जो ब्रिटिशर्स के साथ उनके साथ रहा, उसने उनको ये बताया कि बहुत सी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिसमें क्या हो कि जो इंडिया के हर एक सिटीज़न की को इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी को भी बहुत कम ज़्यादा ट्रीट ना किया जाए। और गवर्नमेंट जब बने तो हमारे जो पीपल्स हैं उनकी क्या हो, कंट्रीब्यूशन हो, उनका उनके पास अधिकार हो कि उनकी भी सरकार को बनाने में मतलब हिस्सेदारी हो, राइट। और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी हमारी, वो किस तरीके से फंक्शन करेगी, कैसे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इसके बारे में बहुत सोचा गया। और ये जो वर्क था, ये कोई छोटा मोटा वर्क नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था, जिसको लगभग हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 300 लोगों ने इसके बारे में सोचा। और 1946 में हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमको एक क्या करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी पड़ेगी। और हमने वो बनाई। उसके बाद भी बहुत सारे रेगुलर 3 years तक ना इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के लोग कंटिन्यूसली मीटिंग्स करते रहे, ताकि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, और लोगों के डिस्कशंस चलते रहे कि क्या ऐड होना चाहिए, क्या ऐड नहीं होना चाहिए। और हम एक कह सकते थे जो लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उनके ऊपर बहुत बड़ी मतलब दैट इज़ अ ह्यूज टास्क, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, बहुत बड़ा काम आ गया था उनके पास। और उस टाइम पर क्या कर सकते थे कि जो हमारे किसी भी कंट्री की बात हम करें तो इट वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़
who spoke different languages, belong to different religion and has distinct cultures also. ये हमारे इंडिया में तो है ही, डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और कल्चर्स भी बहुत डिफरेंट हैं लोगों के, और मल्टी रिलीजन के लोग, मतलब कई रिलीजन के लोग हैं हमारी कंट्री में। तो फिर ऐसे टाइम पीरियड पे जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना और भी ज़्यादा टफ वर्क हो गया था। और हम लोग, हमारी वो जो कंडीशन थी जिस ड्यूरेशन में 1946 से लेकर 1949 के आसपास जब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या, हमारे देश में क्या बहुत ही हॉरिबल कंडीशन चल रही थी। देखा जाए तो तुरंत ही बहुत ज़्यादा मतलब मास ऑफ द पीपल अपीयर्ड हॉरिबल, एक तरीके से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी हमारी। और कैसे प्रिंसली स्टेट्स जो थे हमारे, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है, वो ऐड होने के लिए, हमारे साथ मिलने के लिए रेडी नहीं थे। उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा। और इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में तुरंत ही डिवीज़न हुआ था, पार्टीशन हुआ था। तो इसकी वजह से हमारी कंडीशन बहुत कैसी थी, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से हैपैज़र टाइप की थी, उथल पुथल चल रही थी हमारी ज़िंदगी में। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो और मेंबर्स थे, उनके पास इन सभी इश्यूज़ को बिल्कुल प्रॉपर समझ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट था। लेकिन हम लोगों का जो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ये जो हमारे पास ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड था, उसने हमको इतना ज़्यादा सिखा दिया कि हमको किस तरीके से करना, मतलब किस तरीके से रूल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। और फाइनली लोगों ने ऐसे मतलब रिटन डॉक्यूमेंट बनाया, वही वो बन के जब रेडी हुआ तो लोगों ने, सभी लोगों में देखा कि इतनी जब डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद और इतना ज़्यादा नेशनल यूनिटी को फोकस करते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग हैं उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो उनकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई। और जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में थे, और एक तरीके से जो गरीबी जो हमारे देश में फैली हुई थी उसको भी निपटाना था। और लोगों के पास क्या टारगेट था कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने के लिए भी हमें एक तरीके से राइट्स देना, मतलब इतनी सारी समस्याओं के बारे में डिस्कशन किया गया। तब हमने कुछ की फीचर्स बनाए जिन पर अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेडरलिज्म। स्टूडेंट्स, यू कैन से कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बनाने के लिए, एक लोकतांत्रिक समाज, यानी जैसे हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उसको पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारी जो थे स्ट्रगल्स किए गए। और एक तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लोगों ने एक कंट्री जिसके पास बहुत लंबे समय तक ब्रिटिशर्स ने राज किया, उसके पास कुछ भी नहीं था, रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो स्टेप्स लिए गए वो कुछ इस टाइप से ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फेडरलिज्म, राइट? above one, फेडरलिज्म. So what is the meaning of federalism? In Hindi we can say संघवाद, right? Federalism is the prime feature of our constitution, which refers to the existence of more than one level of government in the country. Students, this you have learned in class 6 also कि we are having 3 level of the government, right? तो जो संघवाद है वो है क्या? प्राइम फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मुख्य विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, विच रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. तो वी ऑल नो इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल, एंड थर्ड वन इज लोकल लेवल, दैट वी कॉल इट पंचायती राज. दैट इज द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? हमारे पास केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और तीसरी क्या है हमारे पास? पंचायती राज सिस्टम है, जो कि हम कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट है हमारी, राइट? और वी हैव डिस्कस अबाउट दिस इन क्लास 6 ऑल्सो, है ना स्टूडेंट्स? मे बी यू हैव रिमेंबर्ड दिस थिंग्स. अब हम डिस्कस करेंगे कि जो वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनॉमी, सभी की स्वतंत्रता है इन एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑन सर्टेन इशूज़, मतलब पूर्व निर्धारित जो कुछ मुद्दे हैं उनके लेकर के उन सभी के पास क्या है? अपनी स्वतंत्रता है एज अ मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न, राइट? नेशनल कंसर्न्स के, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरली डिफाइंस द जुरिडिक्शन ऑफ पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट एंड दैट एट सेंटर. तो हम ये कह सकते हैं कि हम सभी के पास पावर हैं, स्टेट लेवल पर भी और सेंटर लेवल पर भी. केंद्र की जो
सरकार है उसके पास भी अपनी पावर्स हैं, स्टेट में भी पावर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी जुरिडिक्शन को लेकर कोई पावर नहीं है, ये चीज़ क्लियरली डिफाइन की गई है। अब हम ये बात करेंगे कि जो अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो ये देखता है कि को जो राज्य में जो इश्यूज़ हैं उनको उनके बारे में जो डिसीजन लेने का राइट किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और जो केंद्र की सरकार है उसके पास रूल्स को बनाने का अधिकार है, और हमें कुछ रूल्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए वो स्टेट को मानने भी पड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़बरदस्ती कोई रूल बना रहा है या कोई गलत रूल बनाना है, ठीक है। एवरी लेवल पर हम क्या करते हैं, कानून बना रखा है हमने, और कुछ ऐसी लिस्ट दी हुई हैं कि जिसमें हमें ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि कौन से लेवल पर सरकार जो है किन किन इश्यूज़ पर अपने रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है, ठीक है। तो इसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चेक किया गया, और ईच एंड एवरी लेवल पर अपने गवर्नमेंट के जो वर्क्स थे उनके लिए कैसे मनी आएगा उसका भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया। और ये बताया गया कि जो फेडरलिज्म है उसके साथ, फेडरलिज्म के अंदर हम ये नहीं कर सकते कि राज्य जो है, जो स्टेट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हम रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। उनके पास भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स और राइट्स दी हुई हैं वो सब हैं, राइट। तो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम सिंपली बोलें कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, तो हम कह सकते हैं कि हमारा संघवाद वो है कि हमारे देश में एक से ज़्यादा सरकार स्तर पर सरकार हो, मतलब लेवल पर सरकार हो। और वो 3 लेवल्स क्या हैं हमारे, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, ठीक है। तभी हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, राइट स्टूडेंट। और सभी के पास अपने अपने राइट्स हैं, पहले से प्री डिफाइन है कि कितने राइट्स हैं, कितनी पावर्स हैं, और सेंटर की किन किन चीज़ों को राज्य को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, स्टेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड पैसे उनको कहाँ से मिलेंगे। यू नो ना कि राज्य के जो स्टेट में जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए पैसा कौन प्रोवाइड कराता है, सेंटर प्रोवाइड कराता है कुछ परसेंटेज में। Now move towards parliamentary form of government. So what is the meaning of parliamentary form of government? संसदीय शासन पद्धति हमारी कंट्री में कैसी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट स्टूडेंट्स। Parliamentary form of government is the other feature of Indian Constitution which provides that the different tiers of government shall constitute of the representative elected by the पीपल। हम मतलब ये कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, विशेषता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड दैट द डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है हमारा, कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है, डिफरेंट टीयर, यानी कि 3 टीयर गवर्नमेंट सिस्टम है हमारा। इसमें क्या होगा, सभी लेवल्स पर जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो खुद से क्या कर सकते हैं, उनके लिए चुनाव लोग खुद ही करते हैं, मतलब पीपल्स जो हैं उनके लिए चुनाव करते हैं। मतलब ईच लेवल पर जो हम हैं इलेक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, यू ऑल नो, और उन पर हमारे ही जो पीपल जिनको रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं वही लोग सेलेक्ट होते हैं, राइट। इट ऑल्सो गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सभी को, एडल्ट्स को, नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दे रखा है, राइट। When they were making the constitution, the member of Constituent Assembly felt the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, that this would help to encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class, gender hierarchy. राइट स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि जब हमारा संविधान बन रहा था, रेडी हो रहा था हमारा संविधान बनकर, तो उनको ये विश्वास हो गया था कि हमने क्या किया है, अपने जो वयस्क लोग हैं, मतलब जो एडल्ट हैं, यू ऑल नो ना कि 18 ईयर्स से स्टार्ट होता है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब हम वोट डालने का हमें राइट मिलता है। उनको ये क्या हो गया, एक तरीके से विश्वास हो गया कि इसने एक तरीके से हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक
एक माइंडसेट दिया है, मतलब बहुत तौर तरीके दिए हैं और उसके लिए मोटिवेट किया है कि किसी भी कास्ट, किसी भी कम्युनिटी, या वो मेल फीमेल और या फिर डाउन ट्रोडन सोसाइटी मेंबर, अपर लेवल पीपल को जो एक हमने एक बाउंड्री बना रखी थी, इसको तोड़ा जा सकता है। एंड कैसे वो कैसे ब्रेक किया जा सकता है उन क्लचेस को? ड्यू टू द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी सभी को वोट डालने का अधिकार दे करके हम ये कर सकते हैं। यानी कि सार्वभौमिक मत का अधिकार जो मिलेगा, उससे क्या होगा, जो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्शन के थ्रू हम सभी अपने देश के सभी लोग डायरेक्ट मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे, अपना खुद से लोग सेलेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कम्युनिटी के लोगों की राय उसमें इंक्लूड हो जाएगी। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली सीधी भूमिका हो जाएगी सभी लोगों की अपने प्रतिनिधियों के चुनने के लिए, और वो चुने हुए प्रतिनिधि हमारे देश को चलाएंगे। तो जो हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम है डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी की, डिफरेंट लैंग्वेजेस की, डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स की, इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूव टूवर्ड्स न्यू स्लाइड and new topic also, that sorry, we can't say topic, we say the third key feature of Indian constitution. Right students, so this is separation of powers. Separation of powers means जो शक्तियां हैं, जो भी पावर्स हैं, उनको सेपरेट कर देना, यानी उनका बंटवारा कर देना। राइट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हमारे 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज जुडिशरी। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर इन द एग्जाम in this diagram also, legislative, executive and judiciary. Right student? Students, we all know कि इनका अपना अपना 3 ऑर्गन्स जो हैं हमारे, इनका अपना वर्किंग है। राइट, 3 ऑर्गन्स हैं, इनकी अपनी क्या है, फंक्शनिंग है। ठीक है, और ये तीनों ही 3 ऑर्गन्स जो हैं वो अपने आप में कैसे हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं। यानी कि कोई दूसरी ऑर्गन के फंक्शनिंग पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। ये अगर सोचो, इफ़ आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, कि अगर जुडिशरी मतलब यानी हमारे कोर्ट्स में जो चीज़ें करी जा रही हैं, अगर उस पर हमारा एग्जीक्यूटिव का अधिकार होता, तो क्या वो प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर डिसीजन ले पाते किसी के लिए? अगर किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन लगा दे कि नहीं, जब भी तुम्हें कुछ काम करना है वो किसी और के जब उसे हाँ बोल देगा, यानी कि वो जब मान जाएगा उस चीज़ को तब तुम्हें करना है, तो वो अपने आप में वो क्या फ्री नहीं है। यानी कि उसे कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे अपने अपर से पूछना पड़ेगा। अपने आप में फ्री नहीं होंगे तो ऑब्वियसली उसका जो डिसीजन होगा वो अफेक्टेड हो जाएगा किसी दूसरे की ओपिनियन से। राइट स्टूडेंट्स, सो we are going to explain it: legislature, executive and judiciary. The legislature refers to our elected representatives. ठीक है ना, जो लेजिस्लेचर है उसमें कौन होते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, लेजिस्लेचर का क्या वर्क है, लॉ बनाना। लॉ मेकिंग इज़ द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है हमारी विधायिका है, हम कह सकते हैं इसको विधायिका भी बोलते हैं। इसके पास क्या है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो निर्वाचन यानी इलेक्शन के थ्रू आए हुए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है रूल्स को बनाना। ठीक है, and the executive is a smaller group of the people who are responsible for implementing the laws and running the government। यानी कि इनका क्या काम है, लॉज को इम्प्लीमेंट कराना। द जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री। वी ऑल नो कि हमारी जुडिशरी में 3 टाइप से कोर्ट्स भी आते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर नीचे हमारी लोकल कोर्ट्स आ जाती हैं बहुत सारी, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द
काइंड्स ऑफ कोर्ट, राइट स्टूडेंट। जुडिशरी का क्या है, उसको चेकआउट करना, फंक्शनिंग को चेकआउट करना, ठीक है। जो भी हमने क्या किया है, जो रूल्स बनाए गए हैं उनको चेक करना कि वो सही तरीके से फंक्शन हो रहे हैं कि नहीं। अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो उसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या है, ऐसे रूल्स हैं कि हम उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, और कई बार क्या हो जाता है, इम्प्रिजनमेंट भी होता है। In order to prevent the misuse of the power by any one branch government, the constitution says that each of these organs should exercise different powers, right student। कि हम बोल रहे हैं कि जो मिसयूज़ ऑफ पावर है, कोई ऐसा ना हो कि कोई वन ब्रांच यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, कोई वन ब्रांच जो है वो गवर्नमेंट की, वो क्या करे, मिसयूज़ ऑफ पावर करना स्टार्ट कर दे। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, सबकी अपनी अलग अलग पावर्स होनी चाहिए, राइट स्टूडेंट। Through this, each organ act as a check on the other organs of government, and this ensure the balance of the power between all three, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें ये बोला गया है कि जो ईच ऑर्गन है, यानी कि जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, वो क्या करते हैं, कैसे एक एज ए एक्ट करते हैं, चेक ऑन द अदर ऑर्गन, दूसरे पर एक निगरानी रखते हैं, जिससे क्या हो सके, सरकार की जो हर एक चीज़ है वो बहुत बैलेंस रहे, जब तीनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि जो शक्तियों के जो बंटवारे किए गए, तो इस बेसिस पर किए गए, जो एक डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर, खुद एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर क्या करेगा, अंकुश लगा करके रखेगा, मतलब एक तरीके से चेकआउट करता रहेगा उसे। इस तरीके से क्या होगा, तीनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा। और क्या होगा, ये सभी ऑर्गन्स की जो पावर्स हैं वो एक दूसरे से अलग भी रहेंगी, और तीनों ही एक दूसरे को चेक भी करते रहेंगे। इससे हमारी फंक्शनिंग बहुत ईजी हो जाएगी, राइट स्टूडेंट। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। फंडामेंटल राइट्स मीन्स हमारा मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार। दिस इज़ फोर्थ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये फोर्थ की फीचर है हमारा। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर्स टू एज द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, हियर यू कैन सी कि कितनी अच्छी बात कही गई है कि जो ये सेक्शन है, ये हमारा कौन सा सेक्शन, फंडामेंटल राइट्स का जो सेक्शन है, ये कैसा है हमारा, इसको किस तरह से हम लोग देखते हैं, ये हमारी मतलब कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता था, यानी कि संविधान की ये अंतरात्मा कहलाता है। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। यस, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं सिटीजन्स को, नागरिकों को, अगेंस्ट द आर्बिट्री मैंने आई हैव एक्सप्लेन यू इन प्रीवियस चैप्टर स्टूडेंट, कि मन माने ढंग से कुछ भी जब लोग करें, कि जो पसंद भी ना हो आपको, वो ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपें, जो भी मन माने ढंग से जो गवर्नमेंट रन करती है। जैसे कि हमने बात की थी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या थी, आर्बिट्री थी, कुछ भी, नथिंग इज़ फिक्स्ड एंड इज इंस्टेड लेफ्ट वंस जजमेंट और चॉइस, मतलब कि कुछ भी फिक्स नहीं है, जब मन आया तो इस टाइप का रूल लगा दिया, दैट इज़ आर्बिट्री। एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द स्टेट। तो ये स्टूडेंट्स हमको पता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जब हमारी कंट्री में कॉलोनियल रूल चल रहा था, तो हमारे जो लोग थे, जितने भी एक तरीके से फ्रीडम स्ट्रगलर लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके माइंड में ये चीज़ आई कि अगर हमने कोई भी राइट नहीं दी, प्रोवाइड कराया लोगों को, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और इंडिपेंडेंट इंडिया जब हो जाएगी, मतलब इंडिया फ्री हो जाएगी, तो लोगों को जो स्टेट में कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के हाथों में पावर चली जाए और वो उसका मिसयूज़ करने लगे, तो कुछ ऐसा रिटन राइट्स प्रोवाइड कराने ही पड़ेंगे। तो फिर क्या हुआ कि जो ये फंडामेंटल राइट्स है देश के लिए, कहा कि
ईच एंड एवरी सिटीजन्स के लिए होने चाहिए। इससे क्या होगा, जो स्टेट की जो पावर्स हैं, स्टेट की जो सत्ता चल रही है, उसके आर्बिट्री रूल पर हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से बैन लगा सकते हैं, एक तरीके से अंकुश लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट एक्सरसाइज जो चल रही होती है उसके लिए, ठीक है। इससे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट और अदर लोगों के बीच में क्या करेंगे, एक तरीके से उन लोगों को ऐसे राइट्स प्रोवाइड करा दें जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, राइट स्टूडेंट्स। इसके लिए हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्री रूल एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। The Constitution thus guarantees the rights of individual against the state as well as against other individuals। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को परेशान करने लग गया है, तो ये नहीं कह सकते कि भाई आपके पास ये राइट है किसी और को परेशान करने का, क्योंकि अगर वो व्यक्ति वो फिर सोचेगा कि मेरे पास तो कोई राइट ही नहीं है। इसलिए हमने कुछ उनको मौलिक अधिकार दिए कि ये अधिकार सभी के पास हैं, कोई भी व्यक्ति कम या ज़्यादा नहीं है। जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, इन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके क्या होंगे, टू फोल्ड्स हैं, ये टू फोल्ड्स में होंगे, यानी कि इनके टू पर्पजेस होंगे, एक तरीके से हम कह सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हैज़ सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू फोल्ड। The first objective is that every citizen must be in a position to claim those right, कि हर सिटीजन के पास ये राइट होगा कि अपने उन अधिकारों के लिए क्लेम कर सके, लड़ सके, बोल सके। एंड सेकेंडली दीज राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। जिन लोगों को हमने पावर दे रखी है लॉ मेकिंग के लिए, तो उन लोगों को भी एक तरीके से बाइंड करेगा, ये एवरी अथॉरिटी को भी बाइंड करेगा कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर हम बाध्य नहीं कर सकते किसी को भी किसी भी तरीके का रूल को मनवाने के लिए। ओके स्टूडेंट, so this is all about the fundamental rights. Now we are going to discuss about the what are our fundamental rights, मतलब हमारे खुद के मौलिक अधिकार क्या हैं। So students, we can say ये हमारे 6 fundamental rights हैं। Here you can see our 6 fundamental rights. First one is right to freedom, right to equality. First one is right to freedom. Right to equality, right to freedom of expression, right to freedom of religion, right to constitutional remedies, cultural and educational rights, rights against exploitation. So these are our 6 fundamental rights, यानी कि समानता का अधिकार यानी राइट्स टू इक्वालिटी, स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार हम बोल सकते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो संवैधानिक उपचार का अधिकार, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। So this is all our rights. So one by one I am going to discuss it. Okay student, first right is right to equality. Okay students, first one is our right to equality. तो समानता का अधिकार, किस किस चीज़ में हमको समानता मिली हुई है, मतलब कि हम जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, हमारे पास क्या है, सेम टाइप्स के रूल्स रेगुलेशंस होंगे हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए रूल है कि उसको 10 साल सज़ा हो जाएगी सेम अपराध के लिए और किसी को 5 ही साल होगी, नहीं, इक्वालिटी होगी, ठीक है। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के सामने सब लोग कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों के पास देश का जो कानून है वो इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, लोगों को, सभी लोगों को इक्वली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये भी है कि किसी भी व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी जेंडर का है, उसके पास किसी भी नागरिक के साथ मतलब हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, एक तरीके से, मतलब कोई भी बायस बिहेवियर नहीं होगा हमारा, ठीक है। और राइट टू इक्वालिटी ये कहता है कि किसी भी
मतलब प्लेग्राउंड में, होटल में, शॉप्स में और किसी भी ऐसी जगह पे जो कैसा है, मतलब ऐसा एरिया है, एक तरीके से पब्लिक प्लेस है, उसे कहीं भी किसी को जाने से रोका नहीं जाएगा। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी भी व्यक्ति के साथ रोज़गार के आधार पर मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि सभी को एम्प्लॉयड बनाएगा। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी ये है। नाउ मूव टुवर्ड्स सेकेंड राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अकॉर्डिंग टू दिस राइट हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, हमें अपनी बात को कहने का अधिकार है, अपनी बात को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, भाषण की स्वतंत्रता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जगह पर ऑर्गेनाइजेशन बना करके वहाँ पर बोलने का अधिकार है, कंट्री में किसी भी एरिया में आने जाने रहने का, और कोई भी मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन करने का, एक तरीके से किसी भी तरीके का वर्क करने का, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑक्यूपेशन करने का राइट है। राइट, थर्ड अधिकार है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अकॉर्डिंग टू दिस कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि जो मानव व्यापार लोग करते हैं ये इस पर रोक लगी हुई है कि अगर किसी व्यक्ति को व्यापार के लिए, मानव को व्यापार के लिए लेके जा रहे हैं तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन है, एक तरीके से उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे हैं जो कि 14 ईयर्स से कम हैं उनसे मजदूरी कराना, उनसे काम कराना, वो भी अपने आप में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के पार्ट में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल है कि 14 ईयर से कम का बच्चा मजदूरी नहीं करेगा। राइट, नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज फोर्थ वन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को क्या है, पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, और ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो अपने अकॉर्डिंग मतलब अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है उसका, और अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। मीन्स एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, जिस भी धर्म में वो रहना चाहता है उसमें वो रह करके अपना प्रचार प्रसार भी उस धर्म का कर सकता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट 4 fundamental rights. Now move towards fifth fundamental right, that is cultural and educational right, यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि किसी कि that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture, यानी कि it is said by constitution state that all minorities and religions or linguistic can set up their own educational institute, यानी कि संविधान में ये मेंशन किया गया कि किसी भी धर्म का व्यक्ति अपना भाषा के आधार पर कोई भी माइनॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकती है, अपनी लैंग्वेजेस में उसको फिर आगे कर सकती है। प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर की मतलब वो चाहते हैं कि उनके अपने धर्म की, अपने कल्चर की रक्षा के लिए कोई भी माइनॉरिटी के कम्युनिटी के भी लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। ठीक है, और उसमें एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। दिस अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायोलेटेड बाय द स्टेट। यदि किसी भी नागरिक को ये लगता है कि राज्य के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, उसके मौलिक अधिकार को चोट पहुंचाई गई है, तो वो इस अधिकार के सहारे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के सहारे कहाँ जा सकता है, अदालत में जा सकता है, कोर्ट्स में जा सकता है। तो ये हमारे क्या हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट
key feature, that is fifth one, secularism, dharmanirpekshta. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा स्टेट हुआ? ऐसा स्टेट, ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी एक धर्म जो है वो स्टेट का रिलीजन नहीं बन सकता, स्टेट रिलीजन नहीं बन सकता. यानी कि ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि वो किसी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे सकते या उस एक रिलीजन को अपना राज्य का रिलीजन नहीं बता सकते. ओके स्टूडेंट्स, अ सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन. ऐसे राज्य जो किसी भी एक धर्म को अपना ऑफिशियल धर्म ना मानते हों. तो ऐसा देश कैसा होता है? धर्मनिरपेक्ष देश होता है. एंड स्टूडेंट्स, आवर कंट्री इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री. So I hope you will be able to understand. This is all about your chapter, student. In this chapter we had discussed about different features of Indian constitution and involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Okay, thank you so much for patience hearing. This is all about your chapter. Now this chapter is finished. Thank you students. Jai Hind.